Pooja, welcome to the session, and I'll hand this over to you to take it forward. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. नमस्ते. Good afternoon. आज का सेशन मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो बातें बताना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेशन हिंदी में बोलूंगी ताकि हमारे बीच में जो लोग हैं वो लोग हैं उनको थोड़ा हिंदी कंफर्टेबल है। प्लस मैं पूरी सेशन में बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करूंगी ताकि आप लोगों को एक एक बात मेरी समझ में आए। आज के सेशन का टॉपिक है व्हाट इज फिजियोथेरेपी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि फिजियोथेरेपी क्या है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल एक इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज जो मशीन्स हैं उसी से ट्रीटमेंट होता है, वही एक फिजियोथेरेपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी मूवमेंट और पोस्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो और वो फिजिकल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, उसी को फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी बोलते हैं, जहां पर फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है आपकी इंजरीज और डिसेबिलिटीज को ठीक करने में। वो अपने पेशेंट के पेन को मैनेज करता है, आपको पेन मैनेजमेंट सिखाता है और इंजरी से बचने के लिए आपको मदद करता है। फिजियोथेरेपी में हम बहुत सारे ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, थर्मोडायनामिक्स, रेडिएशंस। अभी अलाइनमेंट में क्या आता है, बहुत सारे हमें ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे पोस्चर की वजह से होते हैं। तो पोस्चरल अलाइनमेंट, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, आप कहाँ गलत हैं, आपके काम कहाँ कहाँ गलत हो रहे हैं, वो सब आपको जानकारी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही देता है। अगर इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज पे आते हैं तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में फिजियोथेरेपिस्ट अल्ट्रासाउंड, टेंस, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज यूज करते हैं जिनसे आपका पेन कम होता है। थर्मोडायनामिक्स में आता है हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा हॉट पैक ले लो, कोल्ड पैक ले लो, लेकिन ये भी एक साइंस है, इसके पीछे भी एक साइंस है। कब हमें हीट लेना है, कब हमें कोल्ड लेना है, कितनी देर तक लेना है। और रेडिएशंस में अल्ट्रासाउंड, लेजर, ये सब ट्रीटमेंट होता है। तो आज मैं आपको इन सभी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम रोल ऑफ फिजियोथेरेपी में आते हैं। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट है जनरल रोल, सेकेंड है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन विमेन्स हेल्थ। अभी हम सबसे पहले जनरल रोल के बारे में सीखेंगे। जनरल रोल में मैंने 4 चीजें कवर करी। एक तो पेन, दूसरा पोस्चर, तीसरा डिफॉर्मिटी और चौथा फंक्शनल मोबिलिटी। तो सबसे पहले हम पेन पर आते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि फिजियोथेरेपी से पेन कैसे ठीक होगा। पेन तो केवल टैबलेट से ठीक होता है या मालिश से ठीक होता है या कोई ऑइंटमेंट लगाने से होता है, लेकिन नहीं, फिजियोथेरेपी से पेन ठीक होता है, परमानेंटली ठीक होता है और बिना कोई साइड इफेक्ट के ठीक होता है। वही मैं आपको आज समझाऊंगी। देखिए, फिजियोथेरेपी में जब हमें पेन होता है या पेशेंट पेन से आता है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज का यूज करता है। इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज मतलब मशीन्स का यूज करता है और वो मशीन्स पेन गेट थ्योरी पे काम करती हैं। वैसे तो टैबलेट भी जो हम खाते हैं वो पेन गेट थ्योरी पे ही काम करती है, लेकिन टैबलेट खाने से हम सबको पता है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब पेन गेट थ्योरी क्या? पेन गेट थ्योरी कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। पेन गेट थ्योरी, देखिए हमारे बॉडी में 2 इनपुट्स हैं, मान लीजिए, एक है नॉन पेनफुल इनपुट और एक है पेनफुल इनपुट। तो जब नॉन पेनफुल इनपुट होता है तो जो हमारे नर्व के गेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तो जो पेनफुल इनपुट है वो गेट के अंदर आ ही नहीं पाते हैं, तो पेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए हमारा पेन ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं पेन गेट थ्योरी, जो कि मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि टैबलेट भी पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, लेकिन टैबलेट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब पेन गेट थ्योरी और ये फिजियोथेरेपी जो हम इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज करते हैं
उससे कैसे ठीक होता है। कहीं अंदर चोट लग गया है आपको, समझिए शोल्डर में लग गया है, तो जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, सब इधर उधर हो जाता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड या टेंस या कोई भी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज पर अलाइनमेंट में आ जाते हैं और हीलिंग जल्दी होती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। 9% लोगों का पेन दोबारा आ जाए क्योंकि वो से ठीक नहीं हुआ है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। समझिए आप लोगों को सर्वाइकल का, किसी को सर्वाइकल का इशू है, तो और पोस्चर के कारण वहां पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। आपने बहुत बार अपने ऊपर भी महसूस किया होगा कि आपके इस एरिया में कहीं गांठ होता है, वो गांठ ठीक नहीं होता है। नोड्यूल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट है, MFR होता है। MFR मैनुअल थेरेपी टाइप होता है, हाथ से देते हैं, जिससे आपका नोड्यूल खत्म हो जाता है। अभी मैंने पेन के बारे में आपको बताया है। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें क्वेश्चन है या कुछ है तो आप मुझे चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। पूजा जी शुक्रिया पेन के बारे में बोलने के लिए। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आपके तरफ का इंटरनेट थोड़ा सा शायद वीक हो, जिस वजह से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने ये कमेंट में लिखा है कि उनको आपकी थोड़ा बहुत चीजें सुनने में दिक्कत आया होगा। माफी चाहूंगा, लेकिन हम लोग सभी घर से काम कर रहे हैं पूरे 6 महीने लॉकडाउन के दौरान, तो लो इंटरनेट डिस्टर्बेंस के साथ हम लोग अभी जीना सीख रहे हैं। जहां जहां आपका कोई पॉइंट मिसिंग हो या फिर आपको लगा हो आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया है, आप पूजा जी से कुछ पूछना चाहते हैं, बेशक अपना क्वेश्चन या मिसिंग जो सेक्शन है वो चैट बॉक्स पे टाइप करके हमसे पूछिए। हम पूजा जी तक आपका क्वेश्चन पहुंचा देंगे अभी तक वो सवाल जवाब कर पाए। आगे बढ़ने से पहले अगर पेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे वो क्वेश्चन लिख के हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर्स है, जो जवाब है, पूजा जी अभी दे दे। अगर हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर्स अभी दे नहीं पाते हैं तो इस सेशन के बाद सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे भेज देंगे। वैसे फिलहाल सिर्फ पेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज चैट ग्रुप पे लिख के हमें भेजिए। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक पोल, सॉरी संगीता जी आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, पर आवाज ठीक से नहीं आ रही ना, तो ठीक से सुन नहीं पा रहे हम लोग। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो माफी चाहूंगा पूजा जी, आपके वहां पे अगर इंटरनेट अभी ठीक है तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप एक बार समराइज करके फिर बता पाएंगे। जैसे संगीता जी इस दौरान जब तक पूजा जी अपना इंटरनेट ठीक कर लेती है, मैं 2-3 लोगों को और वेलकम करना चाहूंगा। इस दौरान हमारे साथ कम से कम 4-5-6 लोगों ने और ज्वाइन कर लिए हैं। इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के दौरान पूजा जी, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, जो पुणे के एक वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फिजियोथेरेपी के बारे में हमारे साथ जुड़े हुए। पहला वाला सेक्शन में उन्होंने पेन के बारे में हमें बहुत कुछ बताई, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में इंटरनेट की बैंडविड्थ की वजह से एक आध जगह शायद छूट गए हो, वो इंटरनेट ठीक करने की कोशिश कर रही है और वो दोबारा थोड़ी सी बताएंगी। लेकिन तब तक हम एक क्विक पोल रन करते हैं। आप प्लीज आपके सिस्टम्स पे देखिए, एक पोल आने वाला है आपके सिस्टम्स पे अभी। अगर आप प्लीज हमें बताइए कि पिछले 30 दिनों में आपने कोई भी बैक पेन एक्सपीरियंस किया है क्या? सिवियर बैक पेन, मॉडरेट बैक पेन? बिल्कुल बैक पेन नहीं था। अब मॉडरेट और सिवियर के ज्यादा बैक पेन था कि नहीं तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज बताइए हमें, आपने पिछले 30 दिनों में बैक पेन महसूस किया है? प्लीज आप लोग हमें बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 30 दिनों में आपने कोई भी तरीके का बैक पेन महसूस किया। थोड़े से और चलने देते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल 31 लोगों का जवाब आ चुका है। आप प्लीज थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पर के जवाब दीजिएगा। ये मौका लेना चाहूंगा मैं बाकी लोगों को वेलकम करने के लिए इस सेशन पे, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारा एक पहला है आप तक हेल्दी एक लाइफ पहुंचाने का। आज सेशन के दौरान हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं और डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पहला सेक्शन जो पेन के ऊपर था उन पे उन्होंने अभी चर्चा की, वो थोड़ा और बताने वाले हैं, बट उनका इंटरनेट ठीक होने तक हमने सोचा एक पोल रन किया जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 30 दिनों में आपने कोई भी बैक पेन महसूस किया है क्या? 44%
पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि उन्होंने बैक पेन फेस ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन 56% लोगों को ऐसे है कि उनको उसी तरह का एक बैक पेन महसूस हुआ है पिछले 30, यानी 50 से ज्यादा, आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को पिछले 30 दिनों में मॉडरेट या सिग्निफिकेंट बैक पेन महसूस हुआ है। कि पेन के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत यूजफुल है। फिजियोथेरेपी में पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। अभी हम सब सोचते हैं कि पेन तो सिर्फ टैबलेट्स और ये सब चीजों से ही ठीक होता है, तो फिजियोथेरेपी क्या इसका हेल्प करेगी? लेकिन फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, परमानेंटली आपका पेन ठीक करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ये एक पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। एक्चुअली टैबलेट्स भी पेन गेट थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पेन गेट थ्योरी का ये होता है कि 2 इनपुट्स होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है नॉन पेनफुल इनपुट, तो जब नॉन पेनफुल इनपुट हमारे नर्वस गेट्स को बंद कर देता है, तो पेनफुल नर्वस में अंदर आ ही नहीं पाता है, वो गेट के अंदर घुस ही नहीं पाता, तो इसीलिए जो पेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाता है और हमारा पेन ठीक हो जाता है। मेरे कमर में दर्द हो रहा है। जब हमें कहीं इंजरी होती है तो हमारे सेल्स का, पूजा जी सॉरी, आप लोगों को मन में कोई सवाल है? यस है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। पूजा जी एक के बाद एक सवाल लेंगे अंत में। अब हम पोस्चर पे आते हैं। मैं अब आप लोगों को पोस्चर के बारे में बताऊंगी। देखिए, कोई भी पोस्चर गुड या बैड नहीं होता है, ये सब हम बनाते हैं पोस्चर गुड या बैड। अभी समझिए, मेरे हिसाब से स्टैंडिंग पोस्चर एकदम सही है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप खड़े हो जाइए और लिखने का काम करिए, तो फिर आप क्या होगा? जब आप खड़े होकर लिखेंगे तो आपको पूरा झुकना पड़ेगा लिखने के लिए, तो यही वो पोस्चर बैड हो जाता है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सिटिंग पोस्चर बेस्ट है। ठीक है, सिटिंग पोस्चर बेस्ट है, लेकिन अगर आप बैठे हैं और मैं आपको कोई चीज बैठे बैठे उठाने को बोलूं जो कि आपके थोड़े से रीच से दूर है, तो फिर यही बैड पोस्चर हो जाता है, क्योंकि जब आप उठाने के लिए अपने पूरे बॉडी को खींचेंगे तो वहीं से आपको इंजरीज होती हैं, पेन आते हैं। इसीलिए कोई भी पोस्चर गुड बैड नहीं होता है, वो हमें हमारे हिसाब से, वर्क से, जो हमारा काम है उसके हिसाब से हमें हमारा वर्क प्लेस डिजाइन करना चाहिए, डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हम उसे बेहतर बना सकें। मैं एक हाउसवाइफ्स का एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि हाउसवाइफ जब हम बर्तन धोते हैं और अगर आपका नल दूर है तो आपको कितना सारा बेंड होना पड़ता है बर्तन धोने के लिए, लेकिन इसी को आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो। उस नल को लंबा कर लीजिए तो आपको बेंड ही नहीं होना पड़ेगा, तो आपका बैक पेन नहीं होगा और ना ही आपके नीज पे ज्यादा प्रेशर आएगा। सेम अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ऊपर जो कैबिनेट्स बने और इसमें हाइट का भी फर्क पड़ता है। अगर आपका हाइट छोटा तो आपने जो डेली यूज होने वाली चीजें तो ऊपर वही चीज रखिए जो आपको वंस इन अ ब्लू मून जो वही रखिए ऊपर, बाकी सारी चीजें आप अपने रीच पे रखिए जो आप आसानी से काम करते वक्त उठा ले। तो इससे आपने अपने पूरे पोस्चर को मेंटेन किया, अपने काम को बिना दर्द के किया, बिना अपनी बॉडी को परेशान करके किया। अब देखिए, अगर आपका बैड पोस्चर हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप खड़े होकर लिखेंगे तो आपके शोल्डर्स को क्या होगा? आपको सर्वाइकल का पेन आएगा। अगर आप उस सर्वाइकल पेन को भी अवॉइड करेंगे तो यही पेन पूरा हाथों तक रेडिएट होता है, उसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। तो हमें ये सब पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा काम हमें करना है, हम कौन से काम के लिए हमें किस तरीके से बैठना है, उठना है, खड़े होना है, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए सबके पोस्चर्स अलग होते हैं। यहीं पे मैं आपको, मेरा पोस्चर का टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको पोस्चर के लिए कोई भी डाउट है, आपको अपने बारे में कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे टाइप करके पूछ सकते हैं। पूजा जी, आपसे एक राय चाहिए। अगर आपका बैंडविड्थ थोड़ा सा कम है फिलहाल, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके तहत हम आपका वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो चालू रख सकते हैं। आप वो करना चाहेंगे? ओके, ठीक है। हम यहाँ से, रीमा जी, एक बार थोड़ी देर के लिए सही, एक बार पूजा जी का वीडियो बंद कर लीजिए। और हाँ, ओके, पूजा जी का वीडियो हम लोगों ने बंद किया है पूजा जी की अनुमति से, ताकि उनका आवाज ठीक से आए। पूजा जी कुछ बता के सुनाइए, अगर आपकी आवाज ठीक आ रही है कुछ बोलिए। अभी मैंने पोस्चर के बारे में बताया है। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू पूजा जी। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक सवाल है जो हमारे कोई पार्टिसिपेंट ने हमें भेजा है।
पल्लवी जी पूछना चाहती है आपसे कि जब वो अपनी बैक पे लेटती है तो उनका बैक पेन होता है, तो लोअर बैक पेन हैपेंस व्हेन आई स्लीप ऑन माय बैक, इसका कोई सोल्यूशन है? आपका एज कितना होगा? पूजा जी मुझे नहीं लगता पल्लवी जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आप एक मिडिल एज्ड हाउसवाइफ पकड़ के आंसर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उनको ऐसे देखिए, अगर आपको सीधे लेटने से बैक में पेन हो रहा है, इसका मतलब आपके बैक मसल्स वीक हैं, आपके जो कोर मसल्स, डीप बैक मसल्स हैं वो वीक हैं। मैं अभी आपने मुझे जितना पूछा है मैं इसलिए इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना पड़ेगा कि आपका एज कितना है, आप एक मदर हैं कि नहीं है, उस हिसाब से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको सीधे लेटने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बैक मसल्स वीक है, इसीलिए हो रहा है। थैंक यू पूजा जी। पल्लवी जी, तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो पूजा जी मानना है कि आपके बैक मसल्स शायद थोड़ी सी वीक हो। आप चाहे तो पूजा जी के डायरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर इसके जवाब हम आपको लिख के भी भेजेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास और 2-3 सवाल आए हैं अलग डिफरेंट चैनल से। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक पोल कंडक्ट करना चाहेंगे। रीमा जी वो पोल लाइए स्क्रीन पे जरा, क्योंकि पूजा जी ने अभी पेन और पोस्चर के बारे में बात की, तो ये पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए आप लोगों में से बैठने के बाद अचानक खड़े होने में कितने लोगों को परेशानी होती है? आप बैठे हो और खड़े होने चाहते हो, कितने लोगों को परेशानी होती है? वी विल गिव दिस अ फ्यू seconds before we close the poll. Please let us. Do you have any difficulty standing up from a sitting position? Okay, रीमा जी प्लीज पोल बंद कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए करीबन 58% जो पार्टिसिपेंट्स है, 58% उनको थोड़ा बहुत तकलीफ है अचानक बैठ के खड़े होने। बैठने के बाद when you stand up, 58% of our participants face some kind of difficulty. 58% of you face some difficulty when you stand up after you sitting down. 58%. Thank you so much. इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आपके सवाल नोट कर रहे हैं। अगर इस सेशन के दौरान सारे सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते तो हम ऑफ कोर्स इसके वापस आके आपको व्हाट्सएप या हम लोग की फेसबुक पेज पे उसका आंसर्स देंगे। इस दौरान हमारे साथ और काफी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, आपको भी स्वागत है इस सेशन में। पूजा जी, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो अभी तक पेन और पोस्चर के बारे में बोल चुकी है। पूजा जी बैक टू यू। यस, अब हम डिफॉर्मिटी के बारे में समझेंगे। डिफॉर्मिटी क्या है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़े का समाधान है डिफॉर्मिटी में, सोल्यूशन है अगर आपको कोई डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है प्रिवेंटिव, दूसरा है करेक्टिव, तीसरा है मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब क्या? फिजियोथेरेपी में प्रिवेंटिव में क्या होगा? ये होगा कि आपको इंजरी होने ही नहीं देंगे, आपको पेन होने ही नहीं देंगे, उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जिम ज्वाइन करते हैं या स्विमिंग ज्वाइन करते हैं या एरोबिक्स या जुम्बा, कुछ नया ज्वाइन करना चाहते हैं या रनिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, उससे आप अपना असेसमेंट करवाएंगे कि क्या मेरा बॉडी प्रिपेयर्ड है ये वाला एक्टिविटी करने के लिए, क्या मैं दौड़ सकती हूँ, क्या मैं जिम कर सकती हूँ, क्या मैं स्विमिंग कर सकती हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके सारे मसल्स और आपके बॉडी प्रिपेयर हो वो एक्टिविटी करने के लिए। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को असेस करेगा और बताएगा कि आपके कौन से मसल में टोन नहीं है, कहाँ पे टाइटनेस है, ताकि आप अपने बॉडी के साथ प्रिपेयर्ड होके जाए आपको जो भी एक्सरसाइज करना है या जो भी एक्टिविटी करना है। तो ये हो गया प्रिवेंटिव। दूसरा होता है करेक्टिव। करेक्टिव में ये होता है कि अगर आपने प्रिवेंटिव वाला स्टेप छोड़ दिया है तो आप कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे होगा तो करेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चों में फ्लैट फुट होता है। अभी ये फ्लैट फुट कैसे पता पड़ता है? समझिए बच्चे रनिंग कर रहे हैं और रनिंग के बाद कुछ दिनों बाद वो कंप्लेन करते हैं कि हमें शिन पेन हो रहा है या नी में दर्द हो रहा है या कभी कभी हिप बोन में भी बोलते हैं दर्द हो रहा है। तो आपको डॉक्टर के पास
या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर पूरा बॉडी असेसमेंट करवाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। और अगर फ्लैट फुट होगा, फिजियोथेरेपिस्ट उनको सोल देंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आर्च की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, सैंड वॉकिंग होता है, ताकि वो बच्चे का जो आर्च है वो फिर से बन जाए, वो डेवलप हो जाए जब तक वो बड़ा होता है और उसको ये प्रॉब्लम से राहत मिले। लेकिन अब हम आते हैं मेंटेनेंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने ना तो प्रिवेंटिव किया ना करेक्टिव किया। लेकिन मेंटेनेंस में भी फिजियोथेरेपी आपकी हेल्प कर सकता है। मेंटेनेंस में ये होता है कि जितना आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है उसके बारे में तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं सकता, लेकिन आगे आपको इससे और हो उसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप बच्चा है, उसको फ्लैट फुट हुआ तो उसको तो हमने ट्रीटमेंट दे दी, लेकिन अगर आप 20 से 40 साल के बीच में जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास यही प्रॉब्लम लेके, तो वो इसको मेंटेन करवा सकते हैं, आपको सोल दे सकते हैं, आपको एक्सरसाइज बता सकते हैं। और ये फ्लैट फुट से जो आप लोग बचपन से लेकर अभी तक जो चल रहे थे, उससे आपके बहुत सारे मसल्स भी टाइट हो जाते हैं, तो उसका सेल्फ स्ट्रेचिंग सिखा सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग के सेशन ले सकते हैं फिजियोथेरेपी से। तो इसी तरीके से आप डिफॉर्मिटी में जो मैंने आपका कवर किया है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर वो आपने नहीं किया तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं किया तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉर्मिटी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ने पेन, पॉस्चर और डिफॉर्मिटी को लेके अभी तक सेशन कवर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक सवाल आएगा। There will be a question in front of you. अगर आप प्लीज इस सवाल का जवाब दे। सवाल ये है, Have you ever visited a physiotherapist before? सवाल ये है कि आप लोगों ने कभी भी इससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट मिले हो क्या? रीमा जी प्लीज पोल बंद कर लीजिए और शेयर कीजिए। सो देखिए, करीबन 65%, 65% of our participants who have voted have met a physiotherapist before. ये एक तरीके का आई ओपनर है जहां हमें ये पता चलता है कि not only are we suffering from back pain or some form of pain, but we are also open to visit physiotherapists for bettering that pain, which is very nice. Thank you for participating in the poll. The poll ends. पोल यहीं पे ये वाला समाप्त होता है। हम वापस चलेंगे पूजा जी के पास अब फंक्शनल एबिलिटी के बारे में सुनने के लिए। पूजा जी, फंक्शनल एबिलिटी यूजुअली हम न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मिलता है, जैसे कि पैरालिसिस या एम्प्यूटीज माने जो अपंग होते हैं, जिनका किसी का एक पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, ऐसे। अभी अगर पैरालिसिस है किसी को तो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प करता है? उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग देता है, कैसे मूव होना है, उनको रोलिंग सिखाता है, बेड पे कैसे रोल होना है, गेट ट्रेनिंग सिखाते हैं, गेट ट्रेनिंग यानी वॉकिंग, कैसे उन्हें वॉक करना है। ये जो पैरालिसिस वाले लोग होते हैं, ये बैठ के खड़े भी होने में इन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो इनको यही सब ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सिट टू स्टैंड करना है, कैसे आपको रोल करना है, कैसे आपको चलना है। अब जैसे कि एम्प्यूटी है, उसका एक पैर नहीं है और वो बैसाखी से चलता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको हेल्प करेगा कि आपको कैसे चलना है, आपको कौन से मसल्स यूज करना है। कहीं वो अपने अपर मसल्स ज्यादा ना यूज कर रहा हो तो उसको शोल्डर पेन चालू हो जाएगा। अगर किसी का हाथ कटा हुआ है और उसको नकली हाथ लगा हुआ है तो उसको कैसे अपने डेली एक्टिविटीज करना है, ब्रश करना है, कंघा करना है, खाना खाना है, तो कैसे उसको सही तरीके से अपने मसल को काम करना है, मसल से काम करना है। यही सब यहाँ फंक्शनल मोबिलिटी में फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। एक मैं बहुत सिंपल सा आप लोगों को एग्जांपल दूंगी, जैसे कि शियाटिका पेन। शियाटिका का पेन सबको बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। इसमें क्या होता है, आपके पीठ में दर्द होता है और थोड़े दिन बाद वो पीठ का दर्द आपके कोई एक पैर में नीचे की तरफ रेडिएट होता है। अगर इसी को आप टालते जाओगे, इग्नोर करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपके चलने में फर्क आने लगता है। आप अच्छे वाले पैर की तरफ वेट डाल के चलने लगते हैं, उस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए आप लंगड़ाने लगते हैं और आप दोनों तरफ जो आपका बॉडी है, दोनों तरफ आपका वेट बेयरिंग इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो पीठ दर्द की वजह से आपको घुटने का दर्द भी शुरू हो जाता है, कभी कभी कंधे का भी दर्द होता है। तो इसके लिए फंक्शनल मोबिलिटी में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, वो सबसे पहले आपका दर्द ठीक करेगा। उसके बाद जो पैर आपने नहीं यूज किया था, जहां दर्द था और आप पूरा वेट जो आप दूसरे पैर पे ले रहे थे, तो उस पैर के मसल्स वीक हो गए हैं, उस मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद आपका जो वॉकिंग पैटर्न चेंज हुआ है
उसको करेक्ट करेगा विद योर पोस्चर। तो यही पे फंक्शनल मोबिलिटी में यही काम करता है फिजियोथेरेपिस्ट, कि आपको पूरा ट्रेनिंग देता है पोस्चर से लेके सब कुछ, क्योंकि शरीर में कहीं पर भी दर्द होने से हमारा पूरे पोस्चर पे इफेक्ट आता है। अभी जैसे कि ओबेसिटी मैनेजमेंट भी इसके ही अंदर आता है, जिससे कि हमारी मोबिलिटी बहुत इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आजकल एक बच्चों को ही ले लीजिए, उनका लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, इतना मतलब लाइफस्टाइल में आज कोई भी बच्चे को बोलो कि वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे, नीचे बैठे, तो बहुत कम बच्चे हैं जो पूरे अच्छे से बैठ जाते। वो बैठ ही नहीं पाते क्योंकि उनके मसल टाइट हैं, उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है उल्टी सीधी चीजें खाने से। तो इसमें भी एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेचिंग्स बताएगा बच्चों के लिए, बच्चे सेल्फ स्ट्रेचिंग भी सीख सकते हैं, आपको पोस्चरल देगा। आजकल जो बच्चे ये ऑनलाइन क्लासेस और ये सब, तो उस कारण से बच्चों का पोस्चर भी खराब हो रहा है, पूरे स्टूप्ड पोस्चर में हो रहे हैं, कंधे पूरे झुक रहे हैं, और वो चलते वक्त भी ऐसे ही करते क्योंकि उनके कंधे के मसल्स वीक हो रहे हैं, तो वो पूरे ऐसे नीचे की तरफ झुकते चले जाए। और साथ में आपको एक डाइटिशियन से भी कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट का पूरा आपको नॉलेज देंगे कि आपको कैसा डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना है। हर कोई अलग है, आप हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की जरूरत अलग है। जरूरी नहीं है कि आपके लोअर मसल स्ट्रांग हो तो आपकी ही एज के दूसरे इंसान के लोअर मसल स्ट्रांग हो। इसीलिए आपको अपने मसल्स को रीड करना है, समझना है कि मैं कहाँ पे मेरा गलत हो रहा है और मुझे इसको स्ट्रेंथन करना। यहीं से मैं फंक्शनल इमोबिलिटी को मैंने ये टॉपिक्स फिनिश किया है। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। पूजा जी थैंक यू। आप लोगों की मन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछिए। पूजा जी, प्रगति जी पूछ रही है कि मैं 28 साल की हूँ, लेकिन जब मैं ट्रैकिंग पे जाती हूँ, स्पेशली स्लोपिंग सरफेसेस पे, थोड़े देर के बाद मेरे घुटने दुखने लगते हैं और उसके बाद चलना बिल्कुल नामुमकिन जैसा लगता है, क्या करना चाहिए? हाय प्रगति, आपने जो मुझे बताया कि आप जैसे स्लोपिंग पे करती हैं तो आपके घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि आप क्वाड्रिसेप्स मसल पे काम करिए। आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जरूर वीक होंगे, आपको नी स्ट्रेंथनिंग 4 एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। नी की कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप करिए अगर आप बहुत बार रेगुलर ट्रैकिंग पे जाते हैं। और जब आप स्लोप पे चल रही हैं तो अच्छा होगा कि आप नी कैप का यूज करें ड्यूरिंग योर ट्रैकिंग। और अगर आसपास आपके कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो एक बार आप उनसे जरूर मिलिए, वो आपको एकदम सही सलाह देंगे। अगला क्वेश्चन है संगीता जी से। संगीता जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफॉर्मिटीज? पूजा जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफॉर्मिटीज क्या है पूजा जी? हाँ संगीता जी, मैंने आपको पहले बताया था कि डिफॉर्मिटीज, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फ्लैट फुट जो कि सबसे कॉमन है, आर्च नहीं होता है, यही डिफॉर्मिटीज होती है। फ्लैट फुट होता है। डिफॉर्मिटीज एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है अगर आप गलत पोस्चर ले रहे हो, तो आप धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो एक डिफॉर्मिटी ही है कि आपके कंधे पूरे नीचे झुक गए। यही सब डिफॉर्मिटीज होती है। पूजा जी ने अभी तक, पूजा जी जिन लोगों ने थोड़ा लेट सेशन ज्वाइन किए थे उनके लिए बता दूं कि पूजा जी ने कहा था कि हम आज का सेशन जो है वो 2 हिस्सों में बांट के कवर करेंगे। पहला हिस्सा होगा जनरल टॉपिक्स जैसे पेन, डिफॉर्मिटी, फंक्शनल एबिलिटी और पोस्चर के बारे में, और दूसरा सेक्शन होगा वुमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। जो पहला सेक्शन था एज इन पेन, डिफॉर्मिटी, पोस्चर और फंक्शनल एबिलिटी, पूजा जी ये 4 चीजें टॉपिक कवर कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पोल आपके सामने आएगा, जो आप प्लीज हमें बताइए आपका अनुभव कैसा है। एक रीमा जी प्लीज पोल लाइए, ये बताइए अभी तक इस सेशन में जो आपने देखा सुना ये आप फॉलो कर पाए? जिन्होंने वोट किया है 22 लोगों ने बोला है कि आपको ये सेशन फॉलो करने में दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये कॉन्टेस्ट आपकी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज पे ही होगा। इस कॉन्टेस्ट के दौरान हर दिन आपसे हेल्थ रिलेटेड एक सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब वहां देना है। हर 15 दिन में जिनका सबसे ज्यादा सही जवाब, उनमें से कोई भी एक लकी विनर हम चूज करेंगे, जिनको एक फ्री 1-on-1 सेशन मिलेगा पूजा जी के साथ कंसल्टिंग। यहाँ पे जो लोग जैसे संगीता जी,
और जैसे प्रगति जी वगैरह सवाल कर रहे थे, आप प्लीज ये सेशन ये व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज पे कॉन्टेस्ट खेलिए। हर दिन एक सवाल आएगा हेल्थ रिलेटेड, जवाब आप में से जो भी लकी विनर होंगे हर 15 दिन में आपको एक फ्री सेशन मिल सकता है 1-on-1 कंसल्टिंग का पूजा जी के साथ वर्चुअली। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले 30 सेकंड के लिए मैं रुक के आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके कोई भी सवाल है जो हम ले सकते हैं फिलहाल जनरल टॉपिक्स पे, जैसे पेन, डिफॉर्मिटी, फंक्शनल एबिलिटी या पोस्चर। अच्छा, भावना जी पूछ रहे हैं कीपिंग बैक स्ट्रेट ऑल द टाइम इज नॉट पॉसिबल व्हाइल सिटिंग, बैक पेन होने लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन? माय एज 40। ओके पूजा जी, भावना जी पूछ रही है माय एज इज अराउंड 40, हमेशा सीधा बैठना मुमकिन नहीं होगा, पीठ दर्द होता है, क्या करें? यस, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं सीधे बैठो, लेकिन कोई भी एकदम पूरे टाइम ऐसे सीधे नहीं बैठ। इसके लिए मैं आपको पूरा अर्गोनॉमिक्स एक सेशन जरूर लूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैठना है और क्या चीजें यूज करके आपको बैठना है, तो आप अपने आप ही झुकेंगे नहीं। और कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको बताऊंगी, बैक एक्सरसाइजेस, जो आपके बैक को स्ट्रांग रखेगी और आप स्ट्रेट बैठ पाओगे। इसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगी कि कैसे बैठना। पूछना चाहते हैं अंकुर जी हमसे जुड़े हुए हैं। अंकुर जी पूछना चाहेंगे पूजा जी की जब मैं गाड़ी चलाता हूँ करीबन 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मेरा नेक में थोड़ा सा पेन होता है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंटली बहुत लंबा गाड़ी चलाना पड़ता है, अगर आपको बहुत गाड़ी चलानी पड़ रही है और आपको लग रहा है कि मेरे नेक मसल, देखिए अभी वही बात हो गई जब मैंने आपको पोस्चर समझाया था कि आपको अपना जो वर्क है वो उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आपके मसल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत गाड़ी चलाना पड़ रहा है तो आपके नेक मसल्स बहुत यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आपके नेक मसल्स का प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करना है। नेक मसल्स के एक्सरसाइजेस होते हैं, आप मुझे पर्सनल चैट पे डालिए, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब कर दूंगी, तो आपको आगे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा एक और सजेशन होगा कि अगर आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना है तो एक स्ट्रेच पे मत चलाइए, थोड़ी दूर चलकर 50 किलोमीटर के बाद आप एक 10 मिनट का ब्रेक। थैंक यू सो मच पूजा जी। हमारे पास करीबन 5-6 सवाल और है, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेते जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं जनरल टॉपिक से लेके वुमेन स्पेसिफिक टॉपिक पे। अब मैं विमेन्स हेल्थ को कवर करूंगी, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैंने गायनेक में मास्टर्स किया है। तो विमेन्स हेल्थ में मैं 3 चीजें कवर करूंगी, एक तो साइकिल, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। तो सबसे पहले हम साइकिल पे आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ में एक लेडी का, पोस्चरल चेंजेस भी होते हैं, उस पर ध्यान देना। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टॉमी हुआ है, हिस्टेक्टॉमी मतलब यूट्रस निकालना, बच्चादानी बाहर निकाल देना। आजकल तो बहुत यंग एज में भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी क्या होता है, जब हिस्टेक्टॉमी हुआ तो हमारा वो जगह खाली हो गया, तो जो उसके आजू बाजू के मसल्स हैं उसमें बिल्कुल टोन ही नहीं है, एकदम देखेंगे आप पेट कैसा फ्लैबी हो जाता है, एब्डोमेन ऐसे ढीलापन आ जाता है। तो उसी के लिए आपको कोर स्ट्रेंथनिंग करना है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। अभी साइकिल्स में देखिए, टीनेजर्स में आजकल बहुत प्रॉब्लम होता है कि रेगुलर साइकिल नहीं हो रहा है, रेगुलर साइकिल नहीं होता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस से होता है, आपका जो लाइफस्टाइल है उससे होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आजकल के बच्चों में, ओबेसिटी का प्रॉब्लम। ये एक स्टडी हुआ है, अगर 10% भी वेट कम कर लें आप तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अब वेट कम करना, तो आप सबके मन में यही आता है, वेट कम करना है मतलब खाना कम खाओ। नहीं, वेट कम करना खाना कम खाना नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल लोगों को साइकिल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डाइटिंग और स्किप करना खाना, दिस इज वेरी बैड हैबिट, क्योंकि आपके शरीर को बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को हर चीज की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, जितना भी है, जो कुछ है वो सब बना है हमारे शरीर के लिए और हमें उसे खाना चाहिए। आजकल कितने सारे फैंसी डाइट्स आ गए हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट। अभी कीटो डाइट में सिर्फ प्रोटीन खाना है, बाकी कुछ भी नहीं खाना। अब आपको मैं बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। स्टार्ट योर मॉर्निंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये एनर्जी का पावर हाउस, इसीलिए बैलेंस डाइट ही लीजिए और किसी के सुपरविजन में अच्छे से आप अपना बैलेंस डाइट प्लान करवाइए अपनी बॉडी के अनुसार। सबकी बॉडी अलग है, सबकी जरूरत अलग है, और प्लीज मैं आपसे एक और निवेदन करूंगी कि आप लोग गूगल करके अपना डाइट प्लान ना बनाएं, क्योंकि गूगल में केवल एक
ब्रीफ में एक जनरल सा दिया जाता है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। किसी को, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है। हो सकता है किसी को B12 की कमी है, हो सकता है किसी को कैल्शियम की कमी है, हो सकता है किसी को D3 का कमी है, किसी को प्रोटीन बहुत ज्यादा है, किसी को प्रोटीन बहुत कम है। इसीलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट खाइए अपनी बॉडी के हिसाब से, किसी के सुपरविजन। मैंने अभी ये साइकिल्स का टॉपिक कवर किया है और इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत मस्ट। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे 45 मिनट्स एक्सरसाइज और वेट को रिड्यूस करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको ना तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होगा और आपका लाइफस्टाइल बेहतर बनेगा। अगर आपको साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट बॉक्स पे पूछिए। थैंक यू पूजा जी। अगर आपको कोई भी सवाल है प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे आज ही सेशन के दौरान इसको जवाब दे। अगर नहीं हो रहा है तो हम वापस आके व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पे उसका जवाब देंगे। पूजा जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रेगनेंसी में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो है पोस्चर, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथनिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे इंटरनल। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज जरूर करना है। क्यों करना है एक्सरसाइज? क्योंकि उससे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका हाइपरटेंशन कम। फिर से मैं रिपीट करूंगी कि गूगल नहीं करेंगे एक्सरसाइजेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज प्रेगनेंसी के यूट्यूब देखकर वो एक्सरसाइज करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर प्रेगनेंसी अलग है, सबकी बॉडी की जरूरत अलग है। एक्सरसाइज कंडीशंस पर डिपेंड करती है, इसलिए प्रेगनेंसी एक्सरसाइज सुपरविजन में करें, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं और अपनी बॉडी के अनुसार आपको क्या जरूरत है आप एक्सरसाइज करें। जरूरी नहीं है कि आपका भी 3rd मंथ है और एक और कोई लेडी है उसका भी 3rd मंथ है तो आप दोनों के सारे सिम्टम्स और सब कुछ एक जैसा होगा। सबकी बॉडी अलग है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। अब हम पोस्ट प्रेगनेंसी पे आते हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी सिर्फ 5% लेडीज के अलावा कोई ध्यान नहीं देता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारे शरीर में से एक हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है? वो हार्मोन हमारे पूरे बॉडी में लैक्सिसिटी लाता है, मसल्स को लूज बनाता है। क्यों बनाता है? वो उस समय बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे बर्थ देने में बहुत आसानी होती है। अगर मसल्स लूज होंगे तो बर्थ इजीली होगा। लेकिन वही लैक्सिसिटी जो है डिलीवरी के बाद अच्छी नहीं होती है। समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक रबर बैंड है, उसको आप 1 महीने तक खींच के रखिए और 1 महीने के बाद आप छोड़िए, तो वो रबर बैंड की हालत कैसी होगी? सेम आपके मसल्स के साथ होती है। आप प्रेग्नेंट हुए, 9 महीने बाद आपने डिलीवरी करी, लेकिन आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो वही रबर बैंड को ध्यान में रखिए, वही आपकी पीठ की हालत। इसीलिए मसल ट्रेनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत बहुत जरूरी है। पोस्ट प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। एक स्टडी भी हुई है जिसमें इनिशियली ये बताया गया है कि डिलीवरी के बाद 5 साल तक वुमेन्स को सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग होता है, मोच आता है, क्रैम्प्स आता है, स्पैज्म आता है। क्योंकि लैक्सिटी के कारण आपके मसल्स में टोन नहीं है। स्ट्रेंथ ना होने से वो टोन, आपको जो मसल टोन है वो भी डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आप लोगों को मैं एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बताऊंगी जिसके बारे में बहुत लेडीज को शर्म भी आती है कि ये कैसे बताएं, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि यूरिन कंट्रोल ना होना। ये 99% लेडीज में होती है प्रेगनेंसी के बाद, और मेनली उनमें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों इसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, शर्म आता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसमें आपके शरीर ने बहुत कष्ट सहन किया है, जिससे हमारे पेल्विक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ के जो पेल्विक मसल्स होते हैं, इसीलिए हमें यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, और यही पेल्विक मसल हमारे यूरिन होल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मसल वीकनेस है। ये 100% ठीक हो जाता है, जो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है, सिर्फ प्रॉपर एक्सरसाइज करने से। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होते हैं, सिर्फ इसके लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा।
सबके लिए एक्सरसाइज अलग होती है, कौन सी मसल का वीकनेस है, आपको क्या एक्सरसाइज करना है, ये सब एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी को रीड करके असिस करके ही बता सकता है। अगर इस पर कभी अभी भी आप ध्यान नहीं देंगे, अभी भी काम चल रहा है, तो जब 50 इयर्स के बाद मसल पावर बिल्कुल जीरो आ जाता है, मसल टोन, तो फिर यूरिन कंट्रोल करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम होता है। अभी कैसा होता है, अभी यूरिन का कैसे होता है कि आप जोर से हंसे या खांसा तो थोड़ा सा यूरिन ड्रिप हुआ, लेकिन 50 इयर्स के बाद मसल और वीक होता चला जाता है, तो यूरिन में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दें, अपने शरीर को समझें, अपने शरीर की सुने। यहाँ मैंने प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताया है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। थैंक यू पूजा जी। आपके सवाल है हमारे पास कुछ और जो आए हुए हैं, थैंक यू। पूजा जी ने अभी वुमेन हेल्थ के प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर किया। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा पोल रन करना चाहेंगे ताकि आपको ये बताइए, आप सबको ये पता है ना हमारा अगला सेशन है 5 दिसंबर 3 बजे। प्लीज हाँ ना में बताइए, अगला सेशन पूजा जी के साथ है 5 दिसंबर दोपहर को 3 बजे। अब हम मेनोपॉज के बारे में पढ़ेंगे। मेनोपॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि पीरियड्स का बंद होना, मतलब हार्मोन्स में गड़बड़ होना। उससे क्या होता है, डिप्रेशन आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट गेन होता है, कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है जॉइंट्स में। मूड स्विंग्स क्या होता है, कभी हमें एकदम अच्छा लगना, कभी रोना आना, कभी चिड़चिड़ होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, इसे हम सबको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। पूरी जिंदगी हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ईस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। वो रिप्रोडक्शन के काम आता है और इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। सडनली 40 और 50 के बीच में, साल के बीच में हमारा ये हार्मोन शरीर में बनना बंद हो जाए तो बॉडी रिएक्शन तो करेगी, तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करिए, घबराइए मत। वुमेन्स लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो फिर इस चैलेंज को भी आप पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा सेल्फिश बनिए, मतलबी बनिए, अपने लिए जिए, अपने शरीर को सुनो, अपनी सांसों को महसूस करो। अब इसके लिए ऐसा है कि 45 मिनट्स आपको सिर्फ अपने शरीर के लिए देना है, जिस शरीर ने आपको पूरी जिंदगी आपको खुश रखा है। अब आपकी बारी है कि उसको आप समझो, सुनो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मोस्टली मेनोपॉज में कैल्शियम कम होने लगता है और हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैल्शियम लेने वालों को 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होता। हमेशा ध्यान में रखिए, जो लोग कैल्शियम लेते हैं और जो नहीं भी लेते हैं, 45 मिनट्स आपको अपने लिए निकालना है, एक्सरसाइज करना है, हेड टू टो एक्सरसाइज करना है। मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं और बोलती हैं, अरे हम तो पूरा घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, तो हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत। नहीं, बहुत गलत है अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है। काम करना एक्सरसाइज करना नहीं होता है। काम करने में आप वही मसल बार बार यूज कर रहे हो, सेम मसल्स, जिससे आपको रिपीटेटिव इंजुरीज होंगी और आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। काम करना अलग है, एक्सरसाइज करना अलग है। तो आपको अपने लिए 45 मिनट्स निकालना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, बैलेंस डाइट खाना है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके साथ मैं ये सेशन को खत्म करती हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को ये सेशन से कुछ तो हेल्प हुई होगी और आपको आपके बहुत से डाउट्स भी क्लियर होंगे।